4 मरतबा हम वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़े और चारों मरतबा हार गए, लेकिन मेरी जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए मेरा टिकट जो है वो तैयब फाल्की को दे दीजिए। मेरे ऊपर लगातार सोशल वर्क करने की वजह से बहुत सारे लोग मेरे बहुत दुश्मन हो गए और मेरे ऊपर लगातार कभी फर्जी मुकदमा तो कभी कुछ होता था। मैं ये बता दीजिए, आप मुझे ही समझ लीजिए, गधा ना, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, आप मुझी को गधा समझ लीजिए। हम किसी को नहीं समझ रहे। आप किसको समझ रहे हैं ये मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझी को समझ लीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को नहीं समझ रहे। से 2005 तक मैंने जो बहुत सख्ती से काम किया था, तमाम, आपको याद होगा, तमाम चबूतरे तोड़ना, गलियां ठीक करना, तानाशाही रवैया था। तानाशाही रवैया। विधायक जी तो एक बार आपके भी सपोर्ट में आए थे जब हनीफा नुमानी को लड़ाया। अफजाल अंसारी साहब ने मुंशीपुरा में कहा था कि अरशद जमाल जीतना तो उन्हीं को जीता, तो ये पालकी को हराना है। मैं अखबार बेचता था, रद्दी अखबार बेचता था मैं, और प्लास्टिक बेचता था, इस तरह का छोटे छोटे काम में करता था। मैंने डॉक्टर नियाज साहब, हमारे चचा जो हैं, तो उनकी दुकान पे मैंने 2 साल तक कंपाउंडर का भी काम किया। सुबह रिहाई होने से पहले भोर में ही यहाँ से NSA का कागज़ बन के चला गया कि अरशद जमाल के छूटने से शांति व्यवस्था को बहुत बड़ा ख़तरा है और इसलिए अरशद जमाल को रासुका की धारा के तहत रुद्ध किया जाता है। जेल में जब आर्डर आया तो 3 दिन तक हमको छोड़ा ही नहीं गया कि ये कौन सा आर्डर राष्ट्रपति को वहाँ से आ रहा है, ऐसा कोई आर्डर आज तक आया नहीं। अभी आप गाजीपुर लगभग 1.5 महीना पहले गए थे अफजाल अंसारी से दुआ लेने, मिली दुआ? नहीं, हम ये आपको क्यों बताएंगे कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। उस वक्त दारा सिंह चौहान जिताऊ थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया और दारा सिंह ने इस बात को साबित किया। यानी पार्टी वफादारी नहीं देखती है, तो उस हिसाब से तेजपाल की तरफ भी अगर मजबूत लगेंगे तो पार्टी उनको भी टिकट दे सकती है। कौन कह रहा है वफादारी नहीं देखती है? वफादारी देखती है तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे टिकट मिलेगा। नहीं तो अब सुधाकर सिंह को क्यों नहीं मिला उस हिसाब से वफादारी देखती? तो नहीं, देखिए, किसी अब्बास को हमने सपोर्ट किया है तो अब्बास पे सवाल करिए आप। तो अब्बास आपका सपोर्ट करेंगे? ये अब्बास से पूछिए। कहीं आपका इशारा दिलीप सिंह और दीपू सिंह की तरफ तो नहीं? नहीं, मेरा क्या इशारा? मिसयूज किया गया है। क्या बताइए, क्या है 60 लाख का? 58 लाख। अरे दूसरे ही दिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। आपको मालूम भी कुछ है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपू सिंह ही घोटाले में होंगे, क्योंकि घोटाला अगर हुआ है तो दीपू सिंह के हाथ में कलम में पावर तो है नहीं, कलम किसका चला है वो देखा जाएगा। स्वागत है आपका। और इस वक्त बड़ी सरगर्मियां चल रही हैं चुनाव को देखते हुए। हमारी आवाज़ बैठी हुई है, ये न्यूज़ की वजह से नहीं बल्कि घर में कुछ कार्यक्रम था, ज़्यादा चिल्लाने की वजह से गला बैठ गया है। जोश अब भी वही बाकी है और साथ में मऊ के जोशीले नेता अरशद जमाल साहब भी मौजूद हैं और बगल में PLN न्यूज़ के शादाब काज़मी साहब भी हैं। आज सवालों के घेरे में अरशद जमाल साहब हैं जो कभी चर्चा में तो कभी विवाद में रहते हैं। इनके चर्चा और विवाद दोनों पे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं इनकी। पहले तो अरशद जमाल साहब क्या हैं, कहाँ से आए, कहाँ उठे, कब इनका राजनीति में प्रवेश हुआ, सवाल यहाँ से होगा। स्वागत है आपका। और बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी भी आदत चेयरमैन साहब कहने की है। नहीं तो कोई हर्जा क्या? अब हर्जा कोई नहीं है, जिंदगी भर लोग विधायक जी कहते हैं उसको। बिल्कुल। तो चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे राजनीति की शुरुआत आप कहाँ से आपकी हुई? देखिए, मैं तो सामाजिक काम करता था, राजनीति से बहुत दूर था, मगर 1995 से पहले मेरे ऊपर लगातार सोशल वर्क करने की वजह से बहुत सारे लोग मेरे बहुत दुश्मन हो गए और मेरे ऊपर लगातार कभी फर्जी मुकदमा तो कभी कुछ होता था। तो मुझे मशवरा दिया हमारे कुछ मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब ने कि कोई अगर सामाजिक काम करना है और आवाम की खिदमत करना चाहते हो तो कोई राजनीतिक दल तुमको ज्वाइन करना चाहिए। ये 1985 की बात है। फिर काजी साहब हमको ले गए मौलाना अली मियाँ साहब के पास और मौलाना अली मियाँ साहब ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बात की। फिर हमको लेके दोनों लोग गए नेताजी के पास और हमने वहीं से राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद भी चुनाव नहीं लड़े थे। हम 1995 में पहली मर्तबा नगर पालिका के सभासद का चुनाव लड़े और जीते थे। फिर उसके बाद 4 मरतबा हम वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़े और चारों मरतबा हार गए। सभासदी जीते और वाइस चेयरमैन 4 बार लड़े और चारों बार हार गए। वजह? नहीं, वो विधायक जी चूँकि हमारे खिलाफ रहते थे। अच्छा। तो विधायक जी आके बैठ जाते थे, चूँकि वो भी वोटर थे, तो मैं कभी 1 वोट से, कभी 2 वोट से, कभी 3 वोट से, इस तरह से मैं हार जाता था। लेकिन फिर उसी के बाद यानी 4 साल लगातार वाइस चेयरमैन का चुनाव होता रहा, मैं हारता रहा और 5वें साल में नगर पालिका का चुनाव हो गया और वो चुनाव मैंने लड़ा और वो चुनाव मैंने बड़े अंतर से जीता। तो 2000 में वहाँ से शुरुआत हुई। फिर तो लगातार पहली बार आप
पहली बार आपको जीत हासिल 1995 में सभासद पद की, उसके बाद लगातार आपका 4 बार हारने का आंकड़ा, फिर पांचवी का छठवीं बार आपको बड़ी जीत हासिल हुई नगर पालिका का चेयरमैन बनने की। फिर उसके बाद तो अब 2000 के बाद फिर 2006 में पार्टी ने हमको फिर टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी ने, और 2000 में भी हम समाजवादी पार्टी की सिंबल पे ही जीते थे। नहीं, निष्कासित नहीं किया गया था हमको। बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि 2006 में पार्टी ने हमको टिकट दिया था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि चूँकि 2000 से 2005 तक मैंने जो बहुत सख्ती से काम किया था, तमाम, आपको याद होगा, तमाम चबूतरे तोड़ना, गलियां ठीक करना, तानाशाही रवैया था। तानाशाही रवैया नहीं था। अगर सख्त कदम ना उठाते तो आज जो हर गली में ऑटो चला जाता है, हर गली में रिक्शा चला जाता है, हर गली में टाली चली जाती है, वो नहीं जाती। मेरा एक एम था कि मऊ जो है एक सनती शहर है और हर मोहल्ले में बैठका है, हर मोहल्ले में कारीगर हैं, तो कैलेंडर से माल ले जाना है तो हर गली में टाली कम से कम चली जानी चाहिए, रिक्शा टाली। तो उसी हिसाब से जहाँ फाजिल चबूतरे बने हुए थे मैंने उसको तोड़ा, जहाँ बीच में नालियाँ थी उसको किनारे किया। नाली किनारे करने में आपत्ति लोगों को होती थी, उस पर विवाद होता था। तो मेरा एक फार्मूला था कि जिसका नापदान उसकी दीवार, और मैं जब 2 बार चाइना भी चेयरमैन हुई, इसी फार्मूले पे हम लोगों ने काम किया। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर तो उस वक्त पार्टी ने हमको टिकट दिया, लेकिन मुझे ये लगा कि लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं, और अगर मैं भी लड़ता हूँ, और तैयब पालकी कह रहे थे कि हम निर्दल लड़ेंगे, विधायक जी उनके सपोर्ट में थे, तो मैंने कहा कि बीजेपी विधायक जी तो एक बार आपके भी सपोर्ट में आए थे जब हनीफा नुमानी को लड़ाया। अफजाल अंसारी साहब ने मुंशीपुरा में कहा था कि अरशद जमाल जीत रहे तो उन्हीं को जीता, तो ये पालकी को हराना है। नहीं, ये गलत बात है। उनको 17,000 वोट मिला था, 19,000 वोट मिला था, और वो थर्ड पे थे, तो कहाँ से मेरा सपोर्ट करेंगे? मेरा सपोर्ट करते तो 19,000 वोट कहाँ से मिल जाता? अच्छा, ऐसा नहीं। इसके बाद फिर तो उस टिकट को मैंने वापस, मैंने नेताजी से ये कहा कि नेताजी आपने टिकट तो मुझको दे दिया, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेरी जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए मेरा टिकट जो है वो तैयब पालकी को दे दीजिए। तो मेरा टिकट तैयब पालकी को दे दिया गया, और मैंने तैयब पालकी को ईमानदारी से वोट दिया और दिलवाया। तैयब पालकी काफ़ी अंदर से जीते भी चुनाव, लेकिन मेरे इसी काम से खुश हो गए नेताजी ने कि कोई ये नहीं कहता कि मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, नेताजी टिकट वापस करके मेरे विरोधी को दे दीजिए। तो अरशद ने बताया, तो नेताजी इस बात से इतना खुश हुए कि फिर मुझे 2009 में लोकसभा का टिकट दे दिया, 2007 में मुझे वो बना दिया, 2006 में हटे, और 2007 में मुझे निर्दल तब आपको क्यों लड़ना पड़ा सिलेंडर से? ये तो 2004 की बात है कि 2004 में लड़े थे, वो एक सियासी भूल थी, और उसको हम लोगों ने माना, चूंकि समाजवादी पार्टी उस समय नहीं लड़ रही थी चुनाव। 2 बार आप निर्दल चुनाव लड़े? नहीं, एक बार, केवल एक बार लड़े? नहीं, एक बार निर्दल लड़े, चेयरमैनी का जीती थी शाहीना। अच्छा, उस वक्त समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही थी। जब मैंने विधानसभा का लड़ा था चुनाव, तो समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी के लोग आप मुख्तार अंसारी के साथ थे। आपको एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि उर्दू की बड़ी अच्छी जानकारी आपको है, और शायरों वगैरह के साथ उठना बैठना, और दीनी माहौल में आप काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ तक है? देखिए, पहले तो मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई मिल्लत नर्सरी स्कूल से। तो उस वक्त घरेलू हालात बहुत ठीक नहीं थे, तो मिल्लत नर्सरी स्कूल का ख़र्चा ज़्यादा था, तो मेरे अब्बा ने मुझको वहाँ से निकाल के फिर मदरसे में दाखिल करा दिया। तो मैंने अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में 3 तक पढ़ा, और फिर उसके बाद मदरसे के निज़ाम में आ गया। तो फिर मेरा पहली में दाखिला हुआ। तो फिर वहाँ से पढ़ के मैंने मुंशी का इम्तिहान पास किया 1975 में, और फिर उस मुंशी का इम्तिहान पास करने के बाद 9th में एडमिशन लिया आपके तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज में। तो वहाँ से अभी जूनियर हाई स्कूल तक ही वो था, तो वहाँ से हाई स्कूल मैंने पास किया, और फिर मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर मैं अपने घर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ काम धंधे में लग गया, चूँकि घरेलू हालात बहुत ख़राब थे, तो मैं उस वक्त काम धंधे में लग गया, तो मेरी पढ़ाई छूट गई। लेकिन फिर 3 साल तक मैं अपना कारोबार करता रहा। मैं अखबार बेचता था, रद्दी अखबार बेचता था मैं, और प्लास्टिक बेचता था, इस तरह का छोटे छोटे काम मैं करता था। तो 3 साल के बाद फिर मुझे समझ में आया कि यार मेरे पढ़ाई मेरी छूट गई अपनी ज़रूरत के एतबार से, फिर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। इस बीच में मैंने डॉक्टर नियाज़ साहब हमारे चचा जो हैं, तो उनकी दुकान पे मैंने 2 साल तक कंपाउंडर का भी काम किया। अच्छा, हाँ, की बात ये सब है? ये बात होगी 1976 से लेके 78 तक। अच्छा, तो मैंने 2 साल तक काफ़ी स्ट्रगल। 2 साल तक हमने वहाँ कंपाउंडर का काम किया। अच्छा, फिर उसके बाद छोटा सा अपना कुछ काम शुरू किया, यही कागज़ अखबार का लेबल का। तो फिर 3 साल बाद यानी 1978 में मैंने प्राइवेट इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे दिया। फिर इंटरमीडिएट पास हो गया। फिर मैंने बीए में एडमिशन ले लिया DCS के डिग्री कॉलेज में, और वहाँ मैंने, आपको याद होगा कि मैंने जब था तो मेरी ही निगरानी में एक मैगज़ीन निकली डिग्री कॉलेज की, और न मुझसे पहले कभी मैगज़ीन निकली और न मेरे हटने के बाद कभी आज तक मैगज़ीन निकली। तो डिग्री कॉलेज की मैगज़ीन, मैं ही एडिटर था उसमें, उस मैगज़ीन का। नहीं, वो नगर आपके
डिग्री कॉलेज की छात्रों की मैगजीन जो नहीं निकलती है, तो वो सीनियर टाइप का एक निकाला गया था। फिर मैंने शिबली कॉलेज में एमए में एडमिशन ले लिया। इस दौरान मैं अपना कारोबार भी करता रहा जो भी छोटा मोटा था, और पढ़ाई भी करता रहा। तो शिबली कॉलेज में जाता नहीं था, कम जाता था, कभी कभी जाता था। मगर शिबली कॉलेज में मैंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया और पूरी गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट भी उर्दू सब्जेक्ट था मेरा। अच्छा, इसीलिए उर्दू कितनी ज़्यादा जानकारी है। नहीं, ज़्यादा जानकारी की, देखिए इल्म की, उर्दू अदब से मेरा ख़ास लगाव हमेशा रहा है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों के जहाँ मेरी दुकान थी वहीं पर मुश्ताक शबनम साहब की दुकान थी। आप बहुत बड़े शायर थे मऊ के, तो वहाँ फ़िज़ा इब्न फैज़ी साहब बैठते थे, माहिर अंसारी बैठते थे, और सरदार शफीक, इस टाइप के शोरा बैठते थे वहाँ। यानी माहौल आपका मेजॉरिटी। तो मेरा भी वहाँ उठना बैठना था, तो मुझे वो दिलचस्पी पैदा हुई, और स्टडी का मुझे बहुत शौक़ था, पढ़ने लिखने का। तो मेरा मामूल था कि रोज़ रात में सोने से पहले मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता था। डायरी लिखने का मुझे बहुत शौक़ था। तो मेरी कम से कम 25-30 डायरियाँ होंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लिखी। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो किताब की शक्ल में बन जाएगी। अच्छा, वो आप अपनी जीवनी आपने हम अपनी लिखते थे, रोज़मर्रा की दिनचर्या को लिखते थे। एक वक्त तब तो 7-8 साल तक ये भी मिजाज रहा। तब तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ नहीं, अपनी कमियां भी उसमें है। अच्छा, ऐसा नहीं, वो बहुत सच्चाई पे मबनी है, ये उम्मीद लेकिन किया मेरे न रहने के बाद वो छपे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप एक बार जेल गए थे। हाँ, जेल तो बहुत बार गए। एक बार नहीं, बड़े मामले में गए थे, रासुका में। क्या मामला था, क्या आखिर वजह थी? देखिए, उसमें यहाँ सलाहाबाद मोड़ पे एक घटना हुई थी। तो मामला एक पक्षी दो धर्मों का था। तो ऑटो से मारा गया। तो उस वक्त हम लोग बिल्कुल नौजवान थे और बड़ा जोशो खरोश था। तो मैं थाने पे गया, सरायगंसी थाने पे, कि आप एक पक्षी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, दोनों पक्षों के साथ इंसाफ कीजिए। तो वहाँ जाके मेरी एसओ से बड़ी कहा सुनी हो गई। तो अब एसओ साहब ने मिसगाइड कर दिया डीएम साहब को या एसपी साहब को। खैर, मुझे बुलाया गया, कोतवाल साहब ने मुझे फ़ोन किया, करे कप्तान साहब मिलना चाहते हैं, आप आ जाइए ज़रा बंगले पे। मैं गोरखपुर जा रहा था, तो मैं गाड़ी मोड़ा, वापस आ गया, उनके बंगले पे गया। तो थोड़ी देर तक इंतज़ार कराया, फिर कहा चलिए कोतवाली में वहीं बात होगी। तो कोतवाली ले आए, तो फिर वहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। रात हो गई। रात को फिर लॉकअप में डाल दिया गया मुझको। फिर सुबह को भोर में ही, बिल्कुल वो सीजीएम साहब भी कोर्ट ले गए, भोर में बिल्कुल अभी अंधेरा था, ले गए वहाँ से अपना कागज बना के मुझको जेल भेज दिया। दूसरे ही दिन मेरी 153A में ज़मानत हुई, चूँकि उससे पहले मेरा कोई मुकदमा नहीं था। तो 153A का मुकदमा लगाया था इन्होंने, और आरोप ये लगाया था कि अफवाह फैला रहे हैं। तो इसी आरोप पे मुझे जेल भेजा गया था। दूसरे दिन ज़मानत हो गई। तो ये था कि देर हो गई है, सुबह रिहाई हो जाएगी। सुबह रिहाई होने से पहले भोर में ही यहाँ से NSA का कागज़ बन के चला गया कि अरशद जमाल के छूटने से शांति व्यवस्था को बहुत बड़ा ख़तरा है, और इसलिए अरशद जमाल को रासुका की धारा के तहत अनिरुद्ध किया जाता है। ये एक्सीडेंट का मामला था या नक्शा गलत छपने का मामला था? भारत नहीं, नक्शा गलत छपने की तो बात जो लोग कर रहे हैं, मेरा उसमें कभी कोई मैटर ही नहीं रहा है। नक्शे की जो बात कर रहे हैं, कश्मीर का नक्शा कर दिया, ये तो कभी मैटर रहा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात लोग कर रहे हैं। न कभी मेरे ऊपर FIR है, ना अखबार प्रिंट होता था, ना, हाँ अखबार प्रिंट होता था। अखबार में तो उड़ गया, कोई ले आके बतावे ना मुझको। भाई मैं अगर ये करता तो मेरे ऊपर मुकदमा ना होता। तो ये अफवाह, इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। अफवाह चल रही, आज तक आपने कभी इसका खंडन नहीं किया? नहीं, मैंने कई बार खंडन किया। नहीं, मैंने कई बार खंडन किया है, लेकिन मैं काहे को जाऊं कि आप मुझे मार, जो मुझसे पूछता है बताता हूं। भाई कोई सवाल करे तब तो मैं बताऊंगा, लेकिन कई मरतबा ही बताया है। लेकिन एक इन्होंने चूँकि आपको मैं एक बात और बताऊं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक पूर्वांचल संदेश अखबार निकलता था, हिंदी का, याद होगा का। उनके कोलिब्रेशन से हमने एक उर्दू का अखबार शुरू किया था, बांगे मशरिक के नाम से, रोज़नामा था। और उसके विमोचन के लिए रक्षा मंत्री थे उस वक्त माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो मैंने मुलायम सिंह जी से बात किया था, रक्षा मंत्री थे, और फ़ोन पे ही बात किया था। और वो आगे, चूँकि मेरा उनसे बहुत पारिवारिक ताल्लुक़ था, नेताजी से बहुत पहले से ताल्लुक़ था, राजनीति में मैं नहीं था तब भी ताल्लुक़ था। तो मैंने बात किया फ़ोन से, साहब मैं एक अखबार निकाल रहा हूँ। उन्होंने टाइम दे दिया और वो आए और मेरे अखबार का विमोचन किया। उस वक्त मायावती की सरकार थी, और वो घटना जो उससे कुछ दिन पहले वो घटना उसकी वाली हुई थी, आपकी स्टेट गेस्ट हाउस वाली। तो अब जो लोग भी मुलायम सिंह के करीब थे उस वक्त, मायावती, आपको याद होगा कि मायावती उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उनके ऊपर जेल भेज रही थी। तो चूंकि नेताजी ने मेरे अखबार का विमोचन किया था, तो इनको बहाना ढूंढ के मेरे ऊपर कार्रवाई करनी थी, इसलिए फर्जी तरीके से अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर 153 का मुकदमा कायम किया गया। दूसरे दिन जब जमानत हो गई तो मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया, और ये कहा गया कि इनके आने से शहर में अमनो अमान का खतरा है। नहीं, अमनो अमान का खतरा है।
और मेरे मामले पर यहाँ यूपी में जो एडवाइजरी बोर्ड बैठता उसने भी ठीक यस कर दिया, उसको ओके कर दिया। भारत सरकार में एक डेलीगेशन पर्सनल लॉ बोर्ड का मिला, नेताजी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, नेताजी ने रैलियों में आवाज़ उठाई, और नेताजी के प्रयासों से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रयासों से मुझे प्रधानमंत्री से लोग मिले और वहाँ से आदेश हुआ, उनको राष्ट्रपति जी के आदेश पर मुझको छोड़ा गया और मेरे ऊपर से NS से हटाया गया। बिल्कुल गलत लगा। जेल में जब आर्डर आया तो 3 दिन तक हमको छोड़ा ही नहीं गया कि ये कौन सा आर्डर राष्ट्रपति को वहाँ से आ रहा है, ऐसा कोई आर्डर आज तक आया नहीं। तो फिर उसकी DM साहब ने पुष्टि की और पुष्टि करके किया, और मैं जब छूट के आया हूं तो नेताजी का फ़ौरन फ़ोन आ गया कि तुम आ गए, चलो अच्छी बात है, नहीं छूटते तो मैं तुमको नेता बनाया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ फ़ोन किया SP साहब को और DM साहब, दोनों लोगों को कि अच्छा ये बताइए कि आपने मेरे ऊपर NS क्यों लगाया। भाई मैं कोई अपराधी न हूँ, न मैंने कोई अफवाह फैलाई, न कुछ नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हमारी देखिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उसको आप समझिए। इशारे में एक बात कह दी कि हमारी मजबूरी है। तो ये है हालात, ये हुआ मामला। यानी आपको मायावती ने जेल भेजा? जी, सीधी भाषा में? सीधी भाषा में। ये काफ़ी बड़ा आरोप आपने मायावती के ऊपर भी लगा दिया है। बहरहाल अब वो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब चुनाव आता है तो आप अपना, हमको लगता है कि नज़दीकी प्रतिद्वंदी तैयब पालकी साहब को ही समझते हैं, वर्तमान चेयरमैन साहब जो हैं। ना, उनसे मेरा कोई, वो मेरे प्रतिद्वंदी अच्छा, है इस समय मैं आपको कभी उनको माना ही नहीं प्रतिद्वंदी। हारते तो आप उन्हीं से हैं। नहीं, उनसे कब हारा हूँ मैं? 2 बार हारे हैं। अरे मुख्तार अंसारी से हारा हूँ मैं। और जीते किससे हैं? जीते भी मुख्तार अंसारी से हूँ। हमारी लड़ाई तो उनसे ना होती थी। तैयब पालकी उनकी क्या लड़ेंगे? तैयब पालकी 1 मरतबा लड़े थे सीधा, तो 4थे नंबर पे गए थे, जमानत जब्त हुई थी। अच्छा, अभी आप गाजीपुर लगभग 1.5 महीना पहले गए थे अफजाल अंसारी से दुआ लेने, मिली दुआ? नहीं, ये क्यों आपको बताएं हम कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए? नहीं, ये नहीं, ये आपको क्यों मैं बताऊं कि मैं कहाँ गया हूँ कहाँ नहीं गया हूँ? सिर्फ दुआ हम पूछ रहे हैं, आप मत बताइए। नहीं, हम दुआ ये क्यों बताएंगे? नहीं, हम ये दुआ पूछ रहे हैं। नहीं, हम ये आपको क्यों बताएंगे कि हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं? आपको इससे क्या लेना देना है? हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, इससे आपको पालकी कहाँ जा रहे हैं वो आप बता रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं ये भी तो बताना। कहाँ, मैं बताइए पालकी के बारे में कहाँ गए? आप बता रहे हैं उन मुख्तार अंसारी के सहयोग से तैयब पालकी जीतते हैं, तो क्या होने वाला है इस बार? वही अब ये तो तैयब पालकी बताएंगे ना। तैयब पालकी नहीं, आपकी मुलाकात तैयब पालकी बताएंगे कि उनको समर्थन हासिल है कि नहीं हासिल है। ये तो तैयब पालकी से पूछिए ना कि उनको समर्थन। भाई तैयब पालकी जो है हमारे ही दल में है, तो तैयब पालकी के खिलाफ भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन वो हमारे ही दल में है। भले ही वो बार दल बदलते हैं और दल बदलते बदलते दलदल हो गए हैं, लेकिन ये कि अब चूंकि पार्टी में है तो मैं उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता ना, थोड़ा ही बोलूँगा ना। चुनाव के खिलाफ आप लड़ रहे हैं? नहीं, उनके खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? फिर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं? किसी के खिलाफ तो लड़ेंगे, हम जीतने के लिए लड़ रहे अगर हैं। मान लीजिए अगर टिकट तैयब पालकी को मिल गया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो राजनीति है और राजनीति बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। यहाँ कब किसको टिकट मिल जाए और कब किसका टिकट कट जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए तो ये सवाल और तो मैं दे रहा हूँ जवाब ने उसका, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि समाजवादी पार्टी तैयब पालकी को टिकट नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि तैयब पालकी ने 4 मरतबा समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, और जब ये बसपा में थे तो जो कुछ भी ये समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ बोले या कौमी एकता दल में थे तो बहुत उल्टी सीधी बातें बोले जो आज भी मीडिया में चल रही हैं। तो ये दल बदलू हैं तो समाजवादी पार्टी इनको तो टिकट देगी ही नहीं, लेकिन इनके अलावा किसी को भी अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं उसका समर्थन करूँगा। मतलब इनके अलावा किसी को देगी तो उसका समर्थन होगा? और नहीं, इनको तो मिलेगा ही नहीं, मैं जानता हूँ। मिल गया तो की बात नहीं, तो कुछ नहीं पार्टी अभी अरे आप तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनको मिलेगा ही नहीं, मैं जानता हूँ। आपने राजनीति के बारे में यहाँ कभी किसी को? हाँ, लेकिन मेरे अलावा मैं समाजवादी पार्टी में अभी इतिहास देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के बागी प्रत्याशी, बल्कि वहाँ पे बहुत मजबूत नेता थे दारा सिंह चौहान साहब, भाजपा में गए, समाजवादी को बड़ा भला बुरा कहा, और मेन चुनाव के टाइम पर उन्होंने पलटी मारा और विधायक सुधाकर सिंह का पत्ता काट के उनको बेइज्जत करते हुए समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को टिकट दे दिया। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दारा सिंह चौहान कैबिनेट मिनिस्टर थे और किसी सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए अगर पद छोड़ के आता है और अगर वो कैंडिडेट जिताऊं है, जैसा कि दारा सिंह साहब ने साबित भी किया, बहुत लंबे अंतर से जीते वो, तो अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ के अगर कोई आता है हमारे साथ तो उसको टिकट दिया जाना, और अगर वो कैंडिडेट जिताऊं है तो कोई हर्जे की बात नहीं है।
अगर वर्तमान चेयरमैन तो ये पालकी भी तो हैं, कहाँ उनका भी तो एक आंकड़ा देखा जाएगा। कहाँ जीता हूँ? यही तो है। ये कहाँ जीता हूँ? आज की डेट में जीता हूँ नहीं ना, ये ना है। उस वक्त दारा सिंह चौहान जीताऊ थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया और दारा सिंह ने इस बात को साबित किया। यानी पार्टी वफादारी नहीं देखती है, तो उस हिसाब से तेजपाल की तरफ भी अगर मजबूत लगेंगे तो पार्टी उनको भी टिकट दे कौन सकती है। करेगा वफादारी नहीं देखती? वफादारी देखती है तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे टिकट मिलेगा। नहीं तो अब सुधाकर सिंह को क्यों नहीं मिला उस हिसाब से अगर वफादारी देखती तो? नहीं, देखिए, किसी को न मिलना ये एक दूसरी बात है। सुधाकर सिंह की वफादारी में कोई शुबा नहीं है, सुधाकर सिंह को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त पार्टी की ज़रूरत थी कि बीजेपी से जितने ज़्यादा लोग आ सकें, वो पार्टी में एक माहौल बनाने के लिए ज़रूरी काम था। इसलिए दारा सिंह चौहान साहब को कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ के वो पार्टी में आए और पार्टी को ये लगा कि ये ज़्यादा वोटों से जीत सकते हैं, तो इसलिए उनको टिकट दिया गया। अब अगर लगेगा कि तैयब पालकी ज़्यादा वोटों से जीत सकते हैं तो उन्हें भी पार्टी टिकट दे सकती है। तो मुख्तार अंसारी को समाजवादी ने कभी टिकट क्यों नहीं दिया? मुख्तार अंसारी तो यहाँ का जिताऊ चेहरा है। नहीं तो कब वो समाजवादी पार्टी में थे? अक्सर उन्होंने था, उनका ना, तो कभी नहीं थे। उनका तो होर्डिंग लग समाजवादी पार्टी में कभी नहीं थे। पहले चुनाव में उनकी होर्डिंग देखिए, उतर गई थी। मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव ने कहा कि माफियाओं मेरी को बात नहीं को रखना सुनिए, है। समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी कभी नहीं थे। अब्बास अंसारी जो उनके बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था 2022 के विधानसभा चुनाव में, और हम लोगों ने सब उनको वोट दिया और समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया। हम लोगों ने मंच लगा के उनके लिए वोट मांगा, और फिर आएंगे तो फिर मैं अब मौजूदा चुनाव की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी में कभी थे ही नहीं, तो उनकी बात आप क्यों कर रहे हैं? आए, बात हुई आए, इसीलिए तो अरे भाई कभी नहीं, अरे दादा यादव और अखिलेश यादव में तकरार की वजह यही बनी, तो कहाँ आए? टकरा गया ना, तो कहाँ समाजवादी में आए? तो वही तो मामला है। आके फिर उनको छोड़ना पड़ा। आए ही कहाँ? देखिए, मुख्तार अंसारी की बात आपको तो इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनका हमारी पार्टी से कभी ताल्लुक नहीं रहा है। वो आदमी सही नहीं, इसलिए समाजवादी ने नहीं लिया उनको। नहीं, समाजवादी ने क्यों नहीं लिया, ये तो समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, वो बताएंगे ना। मेरे अख्तियार में ये बात नहीं है कि मैं किसी को पार्टी में दाखिल कर सकूं। मैं तो यहाँ एक मामूली कार्यकर्ता को भी मैं यहाँ पार्टी में दाखिल करने के लिए मेरा अख्तियार नहीं है। इस देखिए, क्या साराइयों पे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। बच्चों की तरह सवाल मत पूछिए। क्या साराई पे तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। जो कुछ चल रहा है आप उस पर सवाल करिए। अब्बास को हमने सपोर्ट किया है तो अब्बास पे सवाल करिए आप। तो अब्बास आपका सपोर्ट करेंगे? ये अब्बास से पूछिए। आपको तो उम्मीद होगी ना? मैं तो हमेशा अच्छी उम्मीद रखता हूँ। यानी करेंगे, आप मानते ना, हैं? फिर करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि तो अब्बास जवाब देंगे ना इसका। आप उनसे पूछिए या उनके लोगों से पूछिए। अच्छा, आपने अब्बास का सपोर्ट, लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे करें, मैं चाहूँगा करें। मुझे तो ये पालकी सपोर्ट करने में चाहूँगा। यही बात है, ये पालकी भी चाहेंगे कि आप उनको कर दीजिए। हाँ तो ठीक है, ये वो चाहें, इधर मैं चाहता हूँ। देखिए किसकी चाहत पूरी होती है। जिसकी चाहत पूरी होगी उसका जिंदाबाद बोलेंगे। मैं तो पार्टी कार्यालय पर मीटिंग में कहा था, तो ये पालकी मौजूद थे कि आपको टिकट मिलेगा तो मैं आपके पीछे घूमूंगा। मगर तब पालकी साहब ये बताइए कि अगर मुझको टिकट मिलेगा तो आप मेरे पीछे घूमेंगे, तो चुप हो गए। पूरी कमेटी है पार्टी के, जिले कार्यालय मैंने बोला बड़ा आपने समझ लिए कि दांव लगा दिया। दांव नहीं लगाया अजी, दांव नहीं लगाया। हम लोग पार्टी मैन हैं। मेरे लिए पार्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। हम लोग अगर सौदा करते, दल बदले होते तो रोज चेयरमैन रहते, लेकिन अपनी गरिमा नहीं ना खोते। आज दल बदलू का आरोप लग रहा है तो मेरे ऊपर नहीं ना कोई लगा सकता। मेरे ऊपर कोई बेवफाई या गद्दारी का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि कभी हमने की ही नहीं किसी के साथ बेवफाई। अच्छा, जिनकी कोशिशों से वो चुनाव जीते उनके भी तो नहीं हुए। जो लोग उनके लिए लड़े, नहीं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि वो जिनके बल पे वो चुनाव जीते, उसमें वर्कर से लेकर नेता सभी लोग हैं, लेकिन वो किसी के तो नहीं हुए। अच्छा, आज आप ये बताइए कि आज मऊ की 95% जनता तैयब पालकी से क्यों नाराज है? नाराज है कि नहीं? आप बता दीजिए ईमानदारी से। आप तो पत्रकार हैं, आपको सच्चाई मालूम होगी। इसीलिए नाराज है कि उन्होंने किसी के साथ वफादारी नहीं की। और बेवफाई राजनीति में कुछ दिन चल सकती है, हादसाती तौर पर कुर्सी मिल सकती है, मगर आप लीडर नहीं बन सकते। हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि लीडर हैं, नेता हैं। पद हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं। एक चीज़ ये जानना क्या चाहेंगे कि आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि जब तक आप सत्ता में नहीं रहते हैं तब तक आप, जब सत्ता में ना रहते हुए इतना काम कर देते हैं लोगों का कि जो सोच से बाहर है। कहीं चादर नहीं तो आप जमीन पे, गंदी जमीन पे भी बैठ जाएंगे। आपकी ये स्थिति रहती है। देखिए, नहीं, एक मिनट, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सत्ता आने के बाद पहले आप पब्लिक का ख्याल करते हैं, सत्ता आने के बाद आप सिर्फ अपनों का ख्याल करते हैं। नहीं, ऐसा आरोप नहीं लगा सकता मेरे ऊपर कोई कि मैं सत्ता आने के बाद बदल जाता हूँ। मेरा तरीका तो ये है कि मैं चेयरमैन रहूँ या न रहूँ, पावर मेरे पास रहे चाहे न रहे, मेरे रहने उठने बैठने का तरीका एक ही होता है। हाँ, सत्ता नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ पूरा। हाँ, ये ज़रूर है कि सत्ता में आने के बाद
कुछ बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है और कुछ दाहिने बाएं ऐसे लोग होते हैं जो मिसयूज़ भी कर देते हैं कभी कभी। तो 2 मरतबा चेयरमैन रहने के बाद ये तजर्बा मुझे हुआ है कि कोई मिसयूज़ ना कर पाए, और इस बार आप देखेंगे कि जो पिछले दौर में जो कमियां रही हैं उन कमियों को भी हम दूर कर लेंगे, क्योंकि हमें तजर्बा हुआ है। जो तजर्बा, कहीं आपका इशारा दिलीप सिंह और दीपू सिंह की तरफ तो नहीं? नहीं, मेरा क्या जो इशारा? मिसयूज किया गया है, क्या 60 लाख क्या रुपए का बताइए, क्या है 60 लाख का? 58 लाख। अरे दूसरे ही दिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया, आपको मालूम भी कुछ है? किस चीज पर? उसी पे FIR पे FIR पर स्टे हो गया? दूसरे ही दिन स्टे हो गया। तो इसमें घोटाला फिर कहाँ है? ये जो लोग FIR किए उन्हें जवाब देंगे। अब तो ये सुनवाई होगी ना, उस पर चलेगी, जांच चल रही है। लेकिन आपको ये इतना बता दूं, कि उस पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है पूरे मामले पे। मतलब ये घोटाला हुआ है कि नहीं, ये जानना ये तो मैं क्या जानूँ, अब मैं चेयरमैन जब बनूंगा तो जाके जांच करूंगा, घोटाला होगा तो कार्रवाई होगी। तो मिस लेकिन उसमें जो लोग भी घोटाले में होंगे कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपू सिंह ही घोटाले में होंगे, क्योंकि घोटाला अगर हुआ है तो दीपू सिंह के हाथ में कलम में पावर तो है नहीं। कलम किसका चला है वो देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और कलम किसके दबाव में चला ये भी तो देखा जाएगा। देखिए, दबाव में किसी के चला हो तो जिसने चलाया है तू बताएगा ना। बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चुनाव की तरफ। शहर में आप घूम रहे हैं, सीमा विस्तार हुआ है, आपको अपनी स्थिति क्या लग रही है? भाई उम्मीदवार को तो स्थिति हमेशा स्थिति अच्छी लगती है अपनी, तो मुझे भी अच्छी लग रही है। पीछे से? नहीं, फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और एक बात ये चल रही है कि जैसे जो नए क्षेत्र के लोग हैं उनके दिमाग में एक बात है कि अरशद जमाल 2 मरतबा जब चेयरमैन रहे हैं या उनकी पत्नी चेयरमैन रही है, तो जो नवाही इलाके हैं, जो नगर पालिका के से हट के बाहरी जो इलाके हैं, चाहे आबादी किसी की भी हो, जो नई आबादियाँ हैं, उन क्षेत्रों में भी चेयरमैन साहब ने बिना भेदभाव के काम किया। ये बात लोगों के दिमाग में है, तो उसी वजह से उनको आशा बधी है कि जो नया क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया तो उस बड़े क्षेत्र में अगर अरशद जमाल जीतेंगे तो ज़रूर काम करेंगे। तो ये आशा लोगों को बधी हुई है। सरकार ने ये निर्णय इतना गलत किया कि जो इलाके नगर से 1 किलोमीटर की दूरी पे थे, उन इलाकों को छोड़कर जो 15 किलोमीटर की दूरी पे थे उन इलाकों को ले लिया है। यानी जैसे बगल में आपके सरमा था या सरमा से लगे हुए उमापुर, बहुत सारे इलाके हैं, उन सबको छोड़ दिया। उमापुर, अरवली, सब है, सब नहीं छोड़ दिया, नहीं लिया है। ले लिया कहाँ? बड़ुआ गोदाम ले लिया 15 किलोमीटर दूर, काजा ले लिया 20 किलोमीटर दूर। तो ये मकसद क्या रहा होगा इसके? देखिए, सरकार का इसके पीछे मकसद सिर्फ यही था कि जैसे अगर इस क्षेत्र को ले लेते, आपके सरमा को लेते, तो वहाँ सब समाजवादी पार्टी के मतदाता थे, और जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के मतदाता थे उन क्षेत्रों को लास्ट में जाके उन्होंने छोड़ा है, बाकी इलाकों को उन्होंने खूब जोड़ा है कि सब वोट दे देंगे। मगर उनको ये पता नहीं है कि हालात क्या हैं। आज की डेट में 54 जो प्रधान हैं वो बेघर हो गए। 1 साल पहले अभी चुनाव हुआ था, वो चुनाव प्रधानी का जीत कर आए थे। आप बताइए कि आपने प्रधानी उनकी ख़त्म कर दी तो वो क्या करेंगे? वो जिंदाबाद बोलेंगे? या उस क्षेत्र के जो लोग हैं, अब 15 किलोमीटर दूर उनको नगर पालिका आना पड़ेगा और उनको गांव में बैठे बैठे काम होता था। तो ये तो सरकार का बहुत न समझदारी का फैसला है। और लेटर आपने देखा ही था कि लेटर की ज़ुबान क्या थी यहाँ के विधायक की। घोसी के जो विधायक हैं उन्होंने जो लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, उसकी क्या ज़ुबान थी वो आपने देखा होगा कि शर्म आती है। हम लोग तो ऐसी बात दोहरा भी नहीं सकते अपनी ज़ुबान से। और मुझे हैरत है कि उसी पे मुख्यमंत्री के कार्यालय से मार्क होते हुए, कमिश्नर और प्रमुख सचिव से होते हुए फिर मऊ तक आ गया वो ऑर्डर। किसी को भी नहीं समझ में आया कि इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल धर्म के नाम पे करना लोकतंत्र में कहीं से भी जायज़ नहीं है। किसी ने भी नहीं सोचा। तो ठीक है, आपने जिस तहत काम किया हो, लेकिन आपका उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम कर दिया। अब एक चीज़ ये है कि आपकी फेसबुक वॉल पोस्ट पर एक दिन हमने एक कमेंट देखा था, मेगा बेइज्जती पोस्ट देखा था, कमेंट नहीं, मेगा बेइज्जती। शहर के एक जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार आदमी कौन थे वो? ये अधूरा मैसेज था, बहुत लोग समझ नहीं पाए। यानी कुछ लोग समझ गए, हम नहीं समझ पाए। तो आप नहीं समझ पाए, जो समझे उनसे समझ लीजिए। हम नहीं समझ पाए तो आप कुछ बातें इशारों में जो कही जाती हैं तो उसमें जो लज्जत है, बहुत वाज़े करके कहने में मज़ा नहीं है। अच्छा, वो इशारों की जुबान को आपको वो नहीं, आदमी तो हम बाद में पता कर लेंगे। फिलहाल बेइज्जती क्या हुई थी ये बता दिया आप। किसमें मेगा बेइज्जती किस? जब आप आदमी का पता लगा लें तो मेगा बेइज्जती का भी पता चल जाएगा। बेइज्जती तो मेगा थी।
इसमें शुबा नहीं। किसने किया था ये तो मैं ये क्यों बताऊं किसने किया था, किसके किया था, वो आप सब जानते हैं, वो आप सब जानते हैं, तो मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं? अगर हम जानते लेकिन तो बता दिए। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सही है कि इनको बड़ा जलील किया गया, जिनकी बात मैं कर रहा हूं। क्यों किया गया? अभी ये सब तो आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। जब आप ये आपका तो सामने टेलीकास्ट नहीं, जब आप किसी भी तरह की भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करेंगे तो नेचुरली है कि जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। भड़काने वाली बात तो आप किसी एक को बता रहे हो गया, हैं, और इतना भड़काने वाला मुकदमा तो आप पे हुआ 153 है। मेरे पे तो हुआ तो खत्म भी हुआ, भारत सरकार ने उसको वापस लिया, भारत सरकार ने वापस लिया, ये भी हुआ। मेरे ऊपर तो मुकदमा यहाँ भी हो गया था, क्या नाम है आपके, चौकी का। मैं दिल्ली में था, मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया गया कि चौकी तोड़ दिया, वो मुकदमा भी वापस लेना पड़ा। सत्ता के दबाव में नहीं, सत्ता के दबाव में नहीं, सत्ता के दबाव में होते तो मुकदमा ही क्यों होता? लेकिन वो मुकदमा ही गलत था ना भाई। मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ तोड़ा गया, तो मैं ना चेयरमैन हूँ ना ईओ हूँ भाई। मुकदमा होना था तो चेयरमैन पे होता या ईओ पर होता, या मैं मौके पे होता तो मुझे ऊपर होता। तो ना आप ईओ को मुल्जिम बनाए, ना चेयरमैन को मुल्जिम बना रहे हैं। मैं कहा ना 3 में ना 13 में, ईओ ने वर्क आर्डर जारी किया है, चेयरमैन ने सेंक्शन किया है, बोर्ड ने पास किया है, और आप मुकदमा कर रहे हैं अरशद जमाल पे। अरशद जमाल थे तो उस समय के जो पुलिस अधीक्षक थे उनको खुंदक थी कि उनके पानी पिया पुलिस लाइन में कुछ काम था जो नहीं मैं करा पाया, तो उसकी वजह से उनको खुंदक थी, तो मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर। एक सवाल और है तैयब पालकी और आपको लेके, आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। पालकी को कहें कि इतना भाव दे रहे हैं आप? नहीं, भाव लोग देते हैं ना। अच्छा। लोग तो दोनों ही को बराबर में तोलते हैं। अब आपकी और उनकी बात, आप कितना भाव देते हैं, वो कितना भाव देते हैं, वो एक अलग बात है। आपने पिछली अभी कुछ दिन पहले आपने जो एक बयान दिया था, अपनी उनसे तुलना की थी और कहा कि गधे और घोड़े का फर्क है दोनों में, लेकिन ये नहीं बताया गधा कौन है और घोड़ा कौन है। नहीं, मैंने कहा कब ऐसा बयान दिया है? अभी कुछ दिनों पहले दिया था, उसकी क्लिप भी दिखा सकता हूँ मैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिला था, उसकी क्लिप भी मौजूद है। अब किसी ने मुआवजा किया होगा तो मैंने ऐसा कहा होगा। अब आप तय करिए कि कौन घोड़ा है कौन गधा है। ये तो आप ही बता दें। आप तय करिए। नहीं, शारीरिक नहीं, कोई एक चीज वही होगी ना। नहीं, कुल चीज़ों की वजाहत नहीं की जाती ना। इशारों की जुबान की खूबसूरती अलग है। हर बात इशारे में करेंगे तो लोग नहीं, मैं खुली बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इशारों में कह रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं उनको मैं इशारों में कह रहा हूँ। इशारे में ये बता दीजिए, आप मुझे ही समझ लीजिए गधा ना, क्या दिक्कत है आपको? इशारे में नहीं, आप मुझी को गधा समझ लीजिए। हम किसी को नहीं समझ रहे। आप किसको समझ रहे हैं ये मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझी को समझ लीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को नहीं समझ रहे। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको अफजाल अंसारी का दुआ मिली कि नहीं, सिर्फ इशारे में इतना बता दीजिए। नहीं, मैं क्यों इसका क्या इशारा ये भी बता दीजिए। नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, ये मेरे पर्सनल लाइफ है। अब की बार आप मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? अगर तैयब पालकी मुख्तार अंसारी के आदमी हैं। देखिए, मुझको चुनाव लड़ना है और जो मेरे खिलाफ लड़ेगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। यानी अगर मुख्तार अंसारी जो है तो ये फिर मैंने बात पूरी कह दी कि जो मेरे खिलाफ लड़ेगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, जो मेरे सपोर्ट में आएगा उसका जिंदाबाद। काफी बड़ी बात ये है। हाँ, जिसको लड़ना हो लड़े, मैं कहा। देखिए, हमको तो लड़ना है। टिकट ना मिलने पर भी नहीं, टिकट मिलने पर। टिकट मिलने पर और टिकट मिलेगा ही। आबिद अख्तर साहब की क्या पोजीशन है? कौन आबिद अख्तर? कैरीटोला वाले? हाँ, कैरीटोला वाले, समाजवादी पार्टी के आपके। अब वो लड़ रहे हैं, बेचारे नौजवान आदमी हैं, स्मार्ट हैं, काम करते हैं, ठीक है, अच्छे आदमी हैं। स्मार्ट और सुंदर तो आज भी आप भी दिखते हैं। हाँ, तो ठीक है। नहीं, वो अभी हमसे ज़्यादा जवान हैं। अच्छा। हमसे ज़्यादा ऊर्जा उनमें है। वो तो ठीक है, लड़ रहे हैं, अच्छा है, वो भी ख्वाहिशमंद है लड़ने के लिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो जिसको मिलेगा उसको लड़ाएंगे, तो अच्छी बात है ना। ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन तैयब पालकी से ये बात क्यों नहीं पूछते कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? अच्छा, किस दल में जाएंगे? तैयब पालकी तो कह रहे हैं लगातार, तैयब पालकी लगातार कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिल रहा है, और वो लगातार आजम खान, शिवपाल यादव जी। नहीं, मुझसे आपने पूछा कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो ये उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? उनसे भी पूछेंगे। कब पूछेंगे? आप बता दें इस पर। कब पूछेंगे? मैं तो बता दिया। बिल्कुल उनके पास नहीं, मैं तो बता दिया साहब कि पालकी को अगर टिकट उसका जिंदाबाद बोलेंगे, तो मैं तो बता ही दिया। मेरा कहा, मैं तो सीधा है, मेरा कोई मैटर नहीं। यानी कि अगर तो ये पालकी साहब को अगर तैयब पालकी तो मिलेगा नहीं, तो ये पालकी दल बदलू बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका देखिए, तैयब पालकी को टिकट, आप नोट कर लीजिए मेरी बात, कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। और किसी को मिल सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझी को मिलेगा,
और किसी को मिल सकता है, दावेदार 6 हैं, समाजवादी पार्टी से 6 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो किसी को टिकट मिल सकता है, मगर इनको नहीं मिलेगा, चूंकि ये दल बदलू हैं, बेवफा हैं, 2 मरतबा पार्टी से निष्कासित किए गए हैं बाकायदा, और 2 मरतबा खुद पार्टी छोड़ा है, तो ऐसे लोगों को टिकट तो मिलना नहीं है। लेकिन और अगर किसी को मिलेगा तो हम उसके पूरी ताकत के साथ उसके लग के उसको चुनाव जिताएंगे। और अगर किसी को आप बार बार कह रहे हैं तो तैयब पालकी को आप बता रहे नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो? अगर से क्या होता है, जब अगर होगा तो, जब मिलेगा तो आप सवाल करिएगा, लेकिन मेरी इस बात को कागज़ पे नोट करके लेके जाइए कि उनको नहीं मिलेगा। मुझको नहीं मिलेगा, मैं नहीं गारंटी देता, मुझको मिलेगा मैं बात गारंटी नहीं देता, लेकिन तैयब पालकी को टिकट नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी है। बाकी किसको मिलेगा, चौथे, पाँचवें, तीसरे बहुत लोग हैं, किसी को मिल सकता है टिकट। ये थे अरशद जमाल साहब। शुरू से आज तक की पूरी स्थिति हमने दिखाई आपको, इन्हीं के मुंह से इनकी जीवनी हमने सुनाया, जो कि अभी तक किसी इंटरव्यू में देखने को आपको नहीं मिला होगा, जो इस इंटरव्यू में आपको मिल रहा है देखने को। इसी के साथ हम सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही ये दुआ भी करते हैं जो हमारे शहर और जो हमारे आवाम के हक़ में बेहतर हो, अल्लाह वही करे। आमीन सुम्मा। आप भी सहमत होंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जमाल साहब, लंबा वक्त देने के लिए धन्यवाद।